हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा आपने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन यानी वर्ड बाय वर्ड अब हमारा लेक्चर आपने देखा होगा, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है बायोलॉजी सर पर। उसका ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर इतना डीप में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इसमें एनसीईआरटी से खुद नहीं सीख सकते, तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। लेकिन आप जब तक डीप में समझेंगे नहीं, अभी आपके पास साल भर का टाइम है, इसके लिए आपको एकदम डिटेल में समझना है। अगर मैं इसे वन शॉट करके या ऐसा कर दूं कि आपको लगे कि हाँ देखने में, तो ये पीआर होगा। पीआर मतलब प्यार वाला प्यार नहीं, पीआर। तो ये जो पब्लिक स्टंट होता है ना कि मैं अपने चैनल को ग्रो करूं, इसमें आपका नुकसान होगा। आपको देखने में तो अच्छा लगेगा कि भैया या सर जो है एक ही वीडियो लेक्चर में हमें पूरी चीज दे दिए, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। यही तो यूट्यूब का गंदा खेल है। देखने में आपको लगेगा कि ऐसा है, लेकिन कई चीजें उड़ा दी जाती हैं, बीच में से स्किप कर दी जाती हैं, जो आपको नहीं समझ में आएगा, और वही चीजें आपकी बाद में आपके सिलेक्शन में बाधा का कारण बनेंगी दोस्तों। तो ये रहा अलग से जो टॉपिक से हटके है। अब हम ज्यादा टॉपिक से हटके बात नहीं करेंगे, हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना है दोस्तों। ये देखिए, ये हमने पहले ही पढ़ाया था बॉडी फ्लूइड के बारे में, जिसे बॉडी फ्लूइड हमारे जो होते हैं ब्लड और लिम्फ होते हैं। तो ब्लड में हमारे 55% प्लाज्मा होता है, जबकि 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है इसको हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसिल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स कहते हैं, और ये प्लेटलेट्स है। अच्छा दोस्तों, इसके पूरे फंक्शन हमने पहले ही बता दिया है, हमारे वो अगले वाले लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए हैं, ये जो आरबीसी था हमने बताया था कि ये बाइकॉन्केव होता है, तो ये राउंड और बाइकॉन्केव दोनों होता है। साथ में इसकी जो साइज है आरबीसी की, ये 7 माइक्रोमीटर है। कितना? 7 माइक्रोमीटर। हमें लगा कि हमने बता दिया है, लेकिन मुझे जैसा ध्यान में आया कि शायद ये चीजें छूट रही हैं। अगर बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको जान लीजिए कि 7 माइक्रोमीटर होता है आरबीसी। अब सोचेंगे कि ये 7 माइक्रोमीटर इसकी जो साइज होती है तो कितनी बड़ी होगी। 7 माइक्रोमीटर, माइक्रो लगा हुआ है यहाँ देखिए, माइक्रो। जो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, अगर आप 11th-12th में होंगे या आपने पास कर लिया होगा, जो बच्चे बीएससी कर रहे होंगे या जो बच्चे उससे भी ज्यादा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीडीएस बीएमएस कर रहे हैं। माइक्रो मतलब जो माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी हिंदी में कह लें। जब चीजों को हमें देखना रहता है, बारीक चीजों को जो हमारी खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, तब ऐसी चीजों को हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो इसकी साइज माइक्रोमीटर में है, यानी आप इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर है, बहुत छोटी साइज है इसकी। इसीलिए जब हमारे कहीं कट लगता है और हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो हम क्या आरबीसी को छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हैं? नहीं, वो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। तो यही कारण है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है, और इसके बारीक में भी ये बाइकॉन्केव होता है, राउंड होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें होती है, और इसमें ये 90 to 92% यानी 90 से 92% ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करता है ये। और ये इरिथ्रोसाइट है इसका नाम, और ये 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ये क्या कहते हैं मिलीमीटर क्यूब में पाया जाता है। 100 ml में, प्रत्येक 100 ml में आरबीसी 12 से 16 ग्राम होता है। इसकी लाइफ स्पैन यानी लाइफ, इसकी जीवन चक्र जो है, इसकी उम्र जो है 120 डेज की होती है। उसके बाद ये डेड हो जाता है। और कहाँ डेड होता है? इसका जो ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, कहाँ? स्प्लीन, जिसको हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन में ये खत्म हो जाता है। किसमें? स्प्लीन में। अच्छा, ये रहा हमारा आरबीसी के बारे में। अब आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। हमने पहले ही बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट जैसे पोटैटो वगैरह में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका व्हाइट कलर होता है, इसीलिए इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो सफेद होता है। अच्छा, सफेद के साथ साथ इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इसका कलर सफेद होता है। ल्यूकोसाइट, इनकी संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 mm पर मिलीमीटर क्यूब होती है इनकी साइज। अच्छा, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस पाए, इनमें ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें
न्यूक्लियस पाया जाता है। इनका शेप हमने बताया था, इनका शेप किस तरीके से होता है, अमीबॉयड शेप का होता है। शेप इनका अमीबॉयड होता है, अमीबा के आकार का होता है, अमीबॉयड शेप। क्या, अमीबा के आकार का इनका शेप होता है। ये WBC होते हैं हमारे। आइए देखते हैं कि इनके WBC के बारे में और कई चीजें। अच्छा, इसी में दोस्तों हमारे जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं ब्लड में, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, कई चीजें जो ऐसी होती है जो हमें एलर्जी से बचाते हैं, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, देखिए इसमें न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सारी चीजें पाई जाती हैं दोस्तों। तो आते हैं WBC के बारे में। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने देखी होगी और इसे आपने नोट बनाया होगा। आप जब भी हमारा लेक्चर अटेंड करें तो जरूर NCERT का बुक साथ में रखें ताकि चीजें आपको रिलेट कर पाए। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं WBC के बारे में। हम फर्दर स्टडी करेंगे WBC के बारे में डिटेल में, क्योंकि हमने RBC के बारे में बता दिया है। ये बोर्ड पे उतना जगह नहीं रह जाता है दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और हम आते हैं WBC के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। हालांकि WBC के बारे में मैंने बता दिया है, फिर भी इसके और कई चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ चर्चा करेंगे। WBC, वो आपके गांव वाला डब्लू भैया नहीं है, ये WBC मतलब व्हाइट ब्लड कार्पस्यूल्स है। क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पस्यूल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स है ये। व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों अब आए देखते हैं WBC के बारे में। NCERT के थ्रू भी हम देखेंगे और हमें जहां जरूरत होगी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके कई पॉइंट है जो मैं लिख देता हूं ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। WBC सबसे पहले तो ये कलरलेस होते हैं। क्या, कलरलेस। सर्दी हो गई है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है। कलरलेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ RBC, रेड ब्लड कार्पस्यूल्स या हीमोग्लोबिन। RBC कहेंगे तो ये गलत, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि RBC अलग ही चीज है। अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या यूं कह लें कि इसमें फेरस नहीं पाया जाता, आयरन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है, या आयरन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दूसरी ये न्यूक्लिएटेड सेल होती है। क्या, न्यूक्लिएटेड सेल होती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है ये। क्या, WBC। तीसरे ये कहते हैं अमीबॉयड शेप का होता है। अमीबॉयड शेप के होते हैं। अमीबॉयड यानी अमीबा के आकार के शेप के होते हैं, या यूं हिंदी में हम लिख देते हैं अमीबा के आकार की शेप यानी संरचना होती है इनकी। क्या, संरचना। अच्छा, ये चेंज भी होते रहता है दोस्तों परिस्थितियों के आधार पर, क्योंकि अमीबा भी अपने आकार को चेंज करता रहता है। तो चेंजेबल इसको कह ले हम, या शेप चेंजेबल या चेंज कह सकते हैं आप ऐसे जानने के लिए। इतना जाने आप, WBC की जो उम्र होती है, व्हाइट ब्लड कार्पस्यूल्स की जो उम्र होती है, इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट लिव होती है। ये लाइफ स्पैन शॉर्ट लिव्ड, कितना, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कम समय तक जीते हैं। कितने, किसकी तुलना में, RBC की तुलना में, रेड ब्लड कार्पस्यूल की। ये तो पहले कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। अच्छा, न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, मेरे न्यूक्लियस पाया जाता है।
अमीबॉइड शेप होते हैं, अमीबा के आकार के होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है, शॉर्ट होता है यानी कम होता है। अच्छा, ये डब्ल्यूबीसी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलेटेड, एग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड जिसमें ग्रेन्यूल पाया जाएगा, छोटे 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 रवेदार चीजें पाई जाएंगी, और जिसमें कुछ नहीं स्मूथ होगा वो एग्रेनुलेटेड होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने लिखी होगी। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के फर्दर स्टडी के बारे में। इसको मैं मिटा दूं दोस्तों, अगर आपका हो गया हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ताकि हमें लिखने में और चीजों के लिए जगह पर्याप्त मिल सके। आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी के और बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कोरिलेट हो रहा, आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में जम रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो। और हम आगे कंटिन्यू ऐसे मेहनत करते रहे आप सभी के लिए। दोस्तों ये देखिए, ये ग्रेनुलेटेड, अग्रेनुलेटेड, ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी, WBCS कर लें, एग्रेनुलेटेड, ग्रेनुलेटेड, ग्रेनुलेटेड WBC, वाइट ब्लड सेल्स कह लें या कार्पासिल्स कह लें, ग्रेनुलेटेड, अग्रेनुलेटेड। अच्छा, ग्रेनुलेटेड कैसे है और अग्रेनुलेटेड कैसे है? न्यूक्लियस में हमने पहले ही बताया है, तो हम ऐसे इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं ना, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये हमारा थोड़ा विकलांग है, इसको पोलियो मार दिया था। अच्छा, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका शेप के साइज के लिए बनाने के लिए इस तरीके से हम ऐसे ऐसे सब बना लें। अमीबा आकार का होता है तो इसको टेढ़ा मेढ़ा बना लें, ताकि आपको चीजें और अच्छे से कोरिलेट हो। ऐसा आप कैसा भी गोद दें, बस ये अमीबा का आकार का समझ लो, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से बन जाए। हाँ, अच्छा, ये ग्रेनुलेटेड होते हैं। देखो ये ऐसे बारीक बारीक ग्रेन्यूल है इसमें, इसमें ये WBC का ग्रेनुलेटेड हो गया वर्जन। अब अग्रेनुलेटेड के लिए फिर हम न्यूक्लियस यहाँ बना ले रहे हैं दोस्तों। ये न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ फिर एक हम कवरिंग बना ले, लेयर बना ले, और इसमें कोई चीज नहीं पाया जाता, ये स्मूथ है, अग्रेनुलेटेड है। ये देखिए, ये ग्रेन्यूल है हमारा, क्या है? ग्रेन्यूल है, और ये स्मूथ है दोस्तों। अच्छा, ये RBC काम क्या करता है? WBC काम क्या करता है? इसका काम है डिफेंस में मदद करना। ये व्हाइट ब्लड सेल्स में चाहे तो इसको मिटा दो, ऐसे ही नहीं, हेल्प इन डिफेंस। किसमें? डिफेंस में। डिफेंस मतलब रक्षा में। कहते हैं ना, हमारे डिफेंस में इतना बजट है, भारत सरकार ने डिफेंस में इतनी बजट रखी है, या और किसी गवर्नमेंट ने। डिफेंस मतलब हमारे सुरक्षा में मदद करता है WBC, जैसे हमने पहले ही बताया आपको दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि इसके कितने फर्दर पार्ट हैं। ये तो हमारा किस प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलेटेड, अग्रेनुलेटेड। अब इसको और फर्दर में डिटेल में जानेंगे तो WBC हमारा बेसोफिल, योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। जो मेजर प्रोटीन है, बेसोफिल, योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। अब देखते हैं बेसोफिल। ये बेसोफिल कितना पाया जाता है हमारे बॉडी में? इसकी मात्रा कितनी होती है? बेसोफिल की सबसे कम होती है 0.5 से लेकर 1%। कितना? 0.5 से 1%। कितना? 0.5, यानी आधा से लेकर 1%। बेसोफिल। योसिनोफिल इसकी मात्रा 2 से लेके 3%। कितना? 2 से 3% योसिनोफिल। और फिर हम आ जाएंगे न्यूट्रोफिल, जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल। उसकी मात्रा कितनी होती है? 60 से 65%। कितना? 60 to 65% न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल, इसकी मात्रा कितनी होती है? इनका जो है 60 to 65%, 60 से 65%। अब आइए देखते हैं एग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट में है। ग्रेनुलोसाइट ये जो हमारे हैं, इनमें 3 चीजें हमने ले ली, बेसोफिल, योसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। यूं हम इसको एरो बना के बता देते हैं ताकि आपको फर्दर आसानी हो। ये हमारी 3 चीजें हैं ग्रेनुलोसाइट में, बेसोफिल, योसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इनकी मात्रा कितनी है? सबसे कम जो हमारे पूरे WBC में पाया जाता है वो बेसोफिल होता है, जो आधा से 1% होता है, 0.05 से 1%, 2 to 3%, 60 to 65%। अब आते हैं इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होगा। ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। क्या? मोनोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट की मात्रा कितनी होती है? ये होता है हमारा 20 से 25%। कितना? 20 to 25%। कितना? 20 to 25%। अच्छा, ये मोनोसाइट कितना होता है दोस्तों? ये हमारा 6 से 8%। कितना? 6 to 8%। तो इस तरीके से हमारा ये WBC का पूरा चीज होता है। अब इसको फिर हम फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में। ये आपको इसलिए बता रहे ताकि आप इसको चार्ट बना लें, और ये चीजें मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे। इसके लिए मैंने इसे सिंप्लीफाई वे में लिखना अच्छा समझा। लिम्फोसाइट, अच्छा ये इसके दो ही पार्ट हैं। ये इसका भी एरो बना दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं चाहता तो इसको मिटा देता और ऐसे इसको लिख देता ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट, लेकिन इसलिए ये बना दिया ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट ताकि आप इसे समझ लें। देखिए इसमें बारी बारी ग्रेन्यूल है और इसमें नहीं है। तो ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आएंगे? बेसोफिल, योसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। या यूं इसको आप निमोनिक के तौर पे इसलिए ऐसे बना लें, बेन, BEN, बी से बेसोफिल, ई से योसिनोफिल और एन से न्यूट्रोफिल। अच्छा, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 72%। जब आप इसको पढ़ेंगे ना इकोलॉजी वगैरह, तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारे गैस, हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। तो उस हिसाब से समझ लीजिए न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, बेसोफिल आप जान ही रहे सबसे कम है, और योसिनोफिल। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे। और लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट जो हमारे इम्यून को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं ना। देखते हैं आप कहीं भी जाएंगे, जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे तो बोलेंगे ये चीजें खाओ, इससे इम्यून डेवलप होता है। एग खाओ, ये खाओ, फलाना खाओ, धमाका खाओ। डाइटिशियन जो होते हैं, न्यूट्रिशिस्ट जो होते हैं, वो ये बताते हैं। तो ये लिम्फोसाइट जो हमारी होती है ना, जो हमारे बॉडी को प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करती है, जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत ठोस हिंदी बोलते हैं भैया कभी कभी गुरु हम। तो ये लिम्फोसाइट जो होता है, ये T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, यही ग्रेनुलेटेड WBC है जो हमें डिफेंस करने में, हमारे बॉडी को बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जैसे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या माइकोप्लाज्मा हो, कोई ऐसी चीज हो जिसे आने से वो तो या तो पहले रोकता है, इनहिबिट करता है, डिफेंस करता है। या डिफेंस का काम एक है पहले उसको रोकना, और नहीं रुका तो मार के धड़ाम से ढ्यू 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 इसको गिरा देना। तो ये लिम्फोसाइट करता है। मोनोसाइट भी यही काम करता है। अच्छा, ये दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों मिलकर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, अभी मैं इसको आगे अलग से बताऊंगा। अभी आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति हो। ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फैगोसाइटिक सेल, जो बाहर के आने वाले ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। ये मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल्स। अभी बोले थे भैया आप लिम्फोसाइट भी हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये पूरा WBC ही डिफेंस प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये पूरा WBC ही हमारे डिफेंस के लिए ही बनाया गया है, ऊपर वाले की तरफ से। किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया है। तो ये आपके लिए वरदान है। ये अमीर हो, गरीब हो, फुटपाथ पे सोने वाला हो या महलों में राज करने वाला हो, सबके पास ये WBC है। कुदरत ने सबको डिफेंस के लिए आर्मी तैयार करके दी है।
उसके लिए अलग से कोई रक्षा मंत्री होने की जरूरत नहीं है। ये फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त है। तो आइए दोस्तों, ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट, ये दोनों मिलकर फैगोसाइटिक सेल बनाते हैं। फैगोसाइटिक सेल यानी कि ये बाहर के ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे। फैगोसाइटिक सेल होते हैं, उसको मार के खत्म कर देंगे। ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों मिलकर। आगे देखते हैं, अभी इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये बहुत देर हो गया हमारा ज्ञान बांटते हुए, प्रवचन करते हुए, कथा बांटते हुए, तो हम इसको आएंगे एनसीईआरटी के थ्रू, ताकि आपको ये विश्वास है। अभी हमने एनसीईआरटी दिखाया नहीं है आपको, तो मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़े। इसको एक चीज और मैं दिखा दूं आपको, इसको आप इस तरीके से भी इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देता है। कभी कभी एनसीईआरटी जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपको ऐसे ये दे देगा। आपको तो मालूम है बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, मुझे तो ये याद था, मैंने लिख दिया। लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे, आपके माइंड पर प्रेशर होगा, आपको चीजें कुछ समझ में नहीं आएंगे और उसी बीच में ये पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति होगी। आपको लगेगा यार न्यूट्रोफिल कितना था, 7 से 8% या 60 से 65%, 6 से 8% था या 60 से 65% था। मोनोसाइट कितना था यार, अच्छा हाँ, इओसिनोफिल कितना था, अच्छा लिम्फोसाइट की मात्रा कितनी थी। अब उसमें जब्बड़ हो रहा है। अच्छा प्रेशर इतनी है कि इस क्वेश्चन को स्किप करूं कि भागूं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है और आपको और कई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन की जगह 2-3 क्वेश्चन का टाइम ले रहे हैं तो आप वैसे ही रेस से बाहर होने वाले हैं। तब आपको ये चीजें याद आनी चाहिए, यानी ये सारी चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए। तब आपको वहां बैठ के सोचने का टाइम नहीं रहेगा। तो इसको आप ऐसे मेमोराइज करें। बेसोफिल सबसे कम, इओसिनोफिल 2 से 3% और न्यूट्रोफिल 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25 और मोनोसाइट 6 से 8। या यूं आप इस तरीके से इसको आराम से इसको इंक्रीजिंग वे में भी लिख सकते हैं। BEMNL कैसे, अब इसको देखते हैं। अच्छा इसको मैं ऐसा नहीं लिखूं ताकि आपको समझ में भी आए। BEMNL, हाँ, तो अब BEMNL इधर मैंने किस आधार पर बनाया, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट नहीं, हमें यन आना चाहिए था दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूट्रोफिल सबसे अधिक है ना। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये हमारा न्यूट्रोफिल सबसे लास्ट में आएगा, यल फिर यल, क्या कहते हैं, यल, क्योंकि न्यूट्रोफिल तो सबसे ज्यादा है। यही हम गड़बड़ कर देंगे तो आगे क्या होगा। तो ये देखिए, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम बेसोफिल और सबसे अधिक न्यूट्रोफिल। बेसोफिल आधा से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, मोनोसाइट हमारा जो है, मोनोसाइट हमारा ये हमारा 6 से 8%, लिम्फोसाइट हमारा 20 से 25% और न्यूट्रोफिल 60 से 65%। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी भी अगर ना समझ में आए, इससे भी अगर आपको लगे कि जो बच्चा ऐसा हो कि बायोलॉजी उसे कुछ नहीं समझ में आती है, घबराइए नहीं, हम आपको एकदम टॉनिक की तरह, एनर्जी ड्रिंक की तरह आपको पिला के देंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। और आपने मेरा लेक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं चीजें। हम बहुत ज्यादा अंग्रेजी के वर्ड नहीं यूज करेंगे। आप ये समझ ले कि हमें इंग्लिश आता ही नहीं है, एकदम हम जाहिल गवार हैं। हम आपके गांव देहात के वो जो भैंस चराने वाला आदमी है वही है, और हम बस आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहे हैं जो आपके शिक्षा से रिलेटेड है। बस इतना ही हमें शिक्षित समझिए, तब आपको रिलेट कर पाएंगे और चीजें समझ ले जाएंगे। ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें जरूर कमेंट कर पूछें और हम उसको और सिंप्लीफाई वे में बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों।
ताकि शिक्षा और आसान हो। और अगर आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत ही लो लेवल का आप भाषा यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलिए, तो उसका भी प्रयोग किया जाएगा। आपका जो दोस्त है दोस्त थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, ऐसे जाने रहे। आइए देखिए मिटाते हैं, हंसी मजाक चलता रहेगा, आप सीरियस ना लेना, हमको लेना तो पड़ेगा गुरु अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। आइए, हंसी मजाक चलते रहता है। कहते हैं ना, मंजिलें लाख कठिन आएंगी गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तो यही है, कहते हैं ना कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो सब छोड़ो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का साथ, आइए और अपने घर से ही एजुकेशन फ्रॉम होम आप क्लियर करिए इतने बड़े बड़े एग्जामों को, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके फंक्शन क्या है, हमने तो बता दिया, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और ये सारी चीजें। अच्छा, मैं क्या एनसीईआरटी पे भी आ जाऊं, फिर उसके बाद मैं आऊं अपने रंग में। पहले एनसीईआरटी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, फिर मैं उससे कोरिलेट कराऊंगा दोस्तों। सिर्फ पढ़ाऊंगा, इससे समझाने के लिए अलग से मैं फिर अपने मेथड से समझाऊंगा दोस्तों। यही चीजें हैं जो एनसीईआरटी से बाहर से मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप घबराइएगा नहीं। हमने कहाँ तक पढ़ा था, ल्यूकोसाइट के बारे में। तो ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज द व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC कहते हैं, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। जैसे हमने पहले बताया कि WBC के पास हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर व्हिच एवरेज 6000 to 8000 mmQ ऑफ ब्लड। जो है ये कम संख्या में होते हैं आरबीसी की तुलना में, 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब होती है इनकी संख्या, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम इनका आयु होता है, इनका उम्र कम होता है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ द WBC, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। जो आपने देखा होगा, ग्रेनुलोसाइट जो दाने दानेदार रवेदार था और जो स्मूथ था वो एग्रेनुलोसाइट था। वही बता रहा है कि WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, आग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल की संख्या कितनी थी, बेसोफिल का परसेंटेज कितना था, बेसोफिल की मात्रा कितनी थी। तो बेसोफिल का जो परसेंटेज था वो 0.5 था, यानी आधा से एक था, 0.5 to 1%, यानी कि आधा से 1%। बेसोफिल, ईओसिनोफिल कितना था, 2 to 3%, यानी 2 से 3%। और न्यूट्रोफिल की संख्या मात्रा कितनी थी, न्यूट्रोफिल की मात्रा हमारी 60 से 65% थी। इसी तरीके से आते हैं ग्रेनुलोसाइट पे। अब ग्रेनुलोसाइट हो गया, आग्रेनुलोसाइट पे आएंगे। आग्रेनुलोसाइट जो स्मूथ दिखाया था हमने WBC, वो आग्रेनुलोसाइट में दो चीज ही थी, दो ही प्रोटीन थे, एक था लिम्फोसाइट, एक था मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की मात्रा कितनी थी, लिम्फोसाइट की मात्रा 20 to 25% था, यानी 20 से 25% थे, और मोनोसाइट 6 to 8%, यानी कि 6 से 8% थे। ये हमारा पोथा पत्रा इधर हो गया। आइए इधर ध्यान देते हैं, आइए देखते हैं। Neutrophil, eosinophil, basophil are the different type of the granulocyte, while the lymphocyte and monocyte are agranulocyte, जो मैंने पहले बता दिया आपको। Neutrophils are most abundant cells, 60 to 65% of the total WBC, and basophil are the least, 0.5 to 1% among them। वही बता रहा है कि जो है WBC का सबसे अधिक मात्रा न्यूट्रोफिल्स होता है, जो 60 से 65% होता है, और सबसे कम मात्रा WBC की जो होती है वो आधा से 1% क्या होती है, बेसोफिल होती है। वही बता रहा है। न्यूट्रोफिल्स आर द न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर पैगोसाइटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉयड फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। जो हमने पहले बताया था कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर बाहर के ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर प्रवेश करने से वर्जित करते हैं, रोकते हैं। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन etc. and are involved in the inflammatory reaction। नहीं समझे, जो बेसोफिल है, अब इसके फंक्शन पे हम आएंगे। अच्छा चलो, यहाँ तो हो गया, अभी हम इसको समझाएंगे। and involved in the inflammatory reaction, eosinophil 2 to 3% resist infection and are also
एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल का क्या काम है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को रोकना। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन नाम के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जो सबसे कम मात्रा में बेसोफिल है 0.5% से 1% है, जो हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन जो हमारे सूजन होते हैं उस तरीके के रिएक्शन को रोकने में काम करते हैं। योसिनोफिल 2 to 3% होते हैं और ये हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाते हैं। जैसे हमें छींक खांसी वगैरह आती है ना, हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो एलर्जी होता है, कुछ चीज़ें कुछ लोग बोलते हैं हम ये पी लेते हैं तो हमें एलर्जी होता है, ये चीज़ टच करने से हमें, ये कपड़ा पहनने से एलर्जी है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन को बचाने के लिए इयोसिनोफिल हमारे बॉडी में है, WBC के अंदर पाया जाता है। लिम्फोसाइट 20 to 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप, B and T फॉर्म। लिम्फोसाइट हमने कहा था ना, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट ये हमें एंटीबॉडी या एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं वो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट के कारण बनते हैं, जो इम्यून प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमें एक बार चेचक हो गया तो हमें दोबारा जिंदगी में कभी चेचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल हमारे अंदर पाए जाते हैं लैंगरहैंस सेल्स में। वो ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के कारण हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, और जब एंटीजन बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो ये उसे अटैक कर देंगे, या यूं कह लें कि हमारे बॉडी में आर्मी तैनात हो जाती है, और जैसे ही बाहर का कोई चीज हमारे बॉडी में एंटर करेगा ये तुरंत हमला बोल देंगे। तो ये था ज्ञान की बातें। अच्छा देखते हैं, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी। हमने बताया जैसा प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स था ना, हमने आरबीसी को हमने इरिथ्रोसाइट कहा था, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा था, और प्लेटलेट्स जो 1.5 लाख से 3.5 लाख थे हमारे बॉडी में mm³ यानी मिलीमीटर पर क्यूब, वो उनको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। नाम में जुड़ा है थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इरिथ्रोसाइट हमें हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इसी को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आर द सेल फ्रेगमेंट, देखते हैं प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट सेल से ही बने होते हैं प्लेटलेट्स। कहते हैं ना कि यार प्लेटलेट्स घट गया, डॉक्टर बताया प्लेटलेट्स घट गया, भैया बहुत कमजोरी होता है, एकदम सीना उना चकराता, एकदम चक्कर आओ तो गिर पड़ी था। ये जो बहुत लोग गाँव में ऐसा बोलते हैं ना, बूढ़े लोग या बूढ़ी महिलाएं देखते होंगे, भैया दहिया यहाँ टूटा था, एकदम जोड़वा जोड़वा पिरात है, अब चले वाले मननाए का था, एकदम जागर वागर घट गया, का करिए को उठे बैठक मननाए का, तो भैया हमारा दादा हो का करिए कुछ समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि कहीं नहीं डॉक्टर कैसी प्लेटलेट्स कान का घटिगा है, तो ये प्लेटलेट्स जो है ये प्लेटलेट्स है, हम उसका मजाक नहीं बना रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डेंगू वगैरह में ये प्लेटलेट्स घट जाते हैं। क्यों? ये जब प्लेटलेट्स घट जाते हैं तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता कम हो जाती है। वही यहाँ बताया एनसीईआरटी ने। और ये बनता कहाँ से? हमारे बोन मैरो से। ये मेगाकैरियोसाइट एक सेल फ्रेगमेंट, उसके पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये सेल नहीं होता है प्लेटलेट्स। ये बनता कहाँ? बोन मैरो में। अभी हमारी जांघ की जो हड्डी है ना, थाई बोन, जिसको हम फीमर कहते हैं, उसके अंदर ज्यादा मज्जा पाया जाता है, यानी रेड बोन मैरो जो हमारे अंदर पाया जाता है। जब जो बच्चे मांसाहारी होंगे, वो जब खाते हैं ना बकरे वकरे का मांस वगैरह, तो जो हड्डी में से निकलता है ऐसा गिराते हैं मलाईदार, वही बोन मैरो है, और उसी बोन मैरो से ही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, हमारे आरबीसी रेड ब्लड कार्पसिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें हैं। प्लेटलेट्स ब्लड नॉर्मली कंटेंट, देखो नॉर्मली कंटेंट्स 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। हाँ, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ऑफ वैरायटी ऑफ द सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्व विद द कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग। वो दे रहा है कि प्लेटलेट्स जो है अनेकों प्रकार के पदार्थ को रिलीज करता है, वैरायटी ऑफ द सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जो कोआगुलेशन और क्लॉटिंग में मदद करते हैं। हमने पहले बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इनकी संख्या में अगर कमी हुई, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पाया जाता है, और जैसे ही कहा चाचा या चाची ने कि भैया हमारे अंदर वह प्लेटलेट्स कम होगा है, डेंगू होगा, डॉक्टर बताए नहीं बहुत खतरा है, या 2 बार टाइफाइड होगा है, डबल टाइफाइड बता देते हैं, तब
क्लॉटिंग डिसऑर्डर की कमी हो जाएगी। वही कह रहा हूं मैं यहाँ, एनसीईआरटी बता रहा है लीड एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर इसकी कमी हुई तो हमारी बॉडी से अधिक मात्रा में रक्त स्राव होने के या ब्लड लॉस होने की संभावनाएं होती है। अब आ जाइए, हम एनसीईआरटी को यहाँ रख देते हैं, अपने मेथड पे उतर आते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे आपको दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा हमारे पढ़ाने का तरीका तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा स्किप करो, आगे बढ़ो, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ आप हमें सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा, हमारे पढ़ाने का मेथड आपको पसंद आएगा, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेसोफिल, ये हमारा बेसोफिल्स है। आपको लगता होगा कि मैं ऐसे यूं ही पढ़ाते रहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हम अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स है। इतना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ये अप टू डेट रहता है। ये हमारा अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों। तो अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि हर एक चीजें आपको एकदम रूबरू करा दूं। हम चाहते हैं कि आपको इतना आसान में समझाएं, इतना आसान में समझाएं कि आपको यही चीजें आधे से ज्यादा याद हो जाए। बस एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसके बाद अब आइए देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? सीक्रेट हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। सीक्रेट मतलब स्रावित करता है, निकालता है। सीक्रेट हिपेरिन, ये हिपेरिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों पता है? हिपेरिन जो है, जोंक वगैरह हमारे गांव में जो पाई जाती है, जब हमें पकड़ती है तो पता नहीं चलता और हमारे खून चूसते रहती है। क्यों? उनके अंदर हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और वो ऐसी जगह पर जहाँ लगाते हैं ना, हमारा मांस गल जाता है और खून को आसानी से शक करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। शक मतलब चूसते रहते हैं। तो ये हिपेरिन के कारण होता है। जब हम ऑपरेशन हमारा डॉक्टर करता है तभी भी हिपेरिन का यूज करता है। हिपेरिन, सीरोटोनिन, ये मैं जहां जहां थोड़ा एक्स्ट्रा आने वाला रहेगा मैं बता दूंगा। हालांकि इससे हो सकता है एग्जाम में आपको फायदा ना, लेकिन दैनिक जीवन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट जरूर आएगा। सीरोटोनिन और हिस्टामिन रहेगा। क्या रहेगा? हिस्टामिन। हिपेरिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन, ये सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन? बेसोफिल। सीक्रेट हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। दूसरा नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हम ले लेते हैं इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब आइए देखते हैं ईओसिनोफिल के बारे में। बेसोफिल हो गया। बेसोफिल की जब मात्रा कितनी थी वहां लिख देते हैं, नहीं तो आपको भूल न जाए। तुम भूल न जाना इनको, इसलिए कही ये कहानी मेरे वतन के लोग। ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल्स। अब इसका क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य है, हमने पहले ही बताया। ईओसिनोफिल हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाती हैं। इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन। अब ये एलर्जिक रिएक्शन क्या है दोस्तों? आप इसको भली भांति जानते होंगे। जैसे बॉडी पे रेशेस आ जाना, लाल लाल पड़ जाना, या कोई ऐसी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होना जो हमें रेगुलर यानी कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है, तो उसी को एलर्जिक कहते हैं। आँख का
आँख का कल बनाना हो गया, आंसू आना, नाक से पानी का बहना, ये सब एलर्जी के कारण होते हैं। या बॉडी पे रेसेस पड़ जाने, दाने पड़ जाना, इस तरीके से खुजलाहट होना, ये सब एलर्जी रिएक्शन है। और रेसिस्ट इन्फेक्शन, इयोसिनोफिल 1 नंबर 1 ये करता है इन्वॉल्व एलर्जिक रिएक्शन। नंबर 2 ये रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब रोकता है। रेसिस्ट, रेसिस्ट क्या करता है? इन्फेक्शन। तो ये हमारा हो गया इयोसिनोफिल। अब आते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। अच्छा, ये इयोसिनोफिल हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में है? 2 से 3%, 2 to 3%। अब आ जाते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में दोस्तों। ये आप नोट भी बनाते रहिएगा, कथा के जैसा मत सुनिए दोस्तों। न्यूट्रोफिल नोट भी बनाते जाइए साथ साथ। अगर आप कहेंगे तो मैं धीरे थोड़ा पढ़ लूंगा, हालांकि मैं बहुत स्लो ही चल रहा हूं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, हमने पहले बताया था ना, मोनोसाइट सेल। मोनोसाइट ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक सेल होते हैं। दीज आर फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस यानी कि उसको मार के खा लेते हैं, मार देते हैं। डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रॉय द फॉरेन अच्छा, ये दोस्तों फॉरेन बोले तो अब अमेरिका और ये जापान और कलकत्ता, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, ये के ऑर्गेनिज्म को नहीं डिस्ट्रॉय करता है, इंडिया वालों को छोड़ देता है। ऐसा ना सोचना। फॉरेन ऑर्गेनिज्म मतलब जो बॉडी के बाहर से कुछ भी आए, हाँ, वो आप फॉरेन वाला फॉरेनर मत समझिएगा। फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो ये न्यूट्रोफिल्स हमारा और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल होते हैं। और ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी मार देते हैं उनको। डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो ये बाहर जो भी चीजें हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगी बाहर से, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब आइए देखते हैं लिम्फोसाइट के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, ताकि चीजें हमें क्लियर होती रहे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसको मिटाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ले लीजिए दोस्तों। चलिए, स्वाहा। आइए लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का काम क्या है? ये 2 प्रकार के सेल्स रखते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। क्या? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आपने सुना होगा बहुत बार, टी लिम्फोसाइट और यहाँ बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अच्छा, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट को, इसको हम कहते हैं AMI, EMI नहीं, AMI।
और इसको CMI, AMI मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको कहते हैं हम क्या, एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और इसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अभी इसको मैं समझाता हूं क्या है ये। अभी आप इसको सिर्फ ऐसा लिखे, समझाने के लिए इसका हम गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, टेंशन ना लीजिए आप। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये सब समझने का जिम्मा आप हमारे इस पर CMI। हाँ दोस्तों, तो ये आइए हमारा देखिए कि CMI बोले तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या, CMI बोले तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, ये हमारा था AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, या इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहें, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। ये इसका मतलब क्या समझे आप? जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ये हमारे ब्लड में इम्यूनिटी पाई जाती है। कहाँ? हमारे ब्लड में ये इम्यूनिटी पाई जाती है, इम्यून सिस्टम पाया जाता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जब एंटर करेगा तो ये हमारे ब्लड उसको रेसिस्ट करते हैं, उसको मारते हैं, उसको रोकते हैं, उसको आने नहीं देते हैं। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी हमारे सेल में ये इम्यूनिटी पाई जाती है। बी लिम्फोसाइट हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, और सेल के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पाया जाता है। इसीलिए जब हम ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, यानी कि हम किसी को अंग दान करते हैं, यानी कि किडनी वगैरह, लिवर वगैरह ये दान करते हैं, तो ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत अहम रोल अदा करती है उसको डैमेज करने के लिए। क्यों? ये नहीं चाहती कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन चीज, यानी दूसरे का अंग या दूसरा कोई चीज हमारे बॉडी में रहे। इसीलिए जो व्यक्ति आर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं उन्हें जिंदगी भर इसके विरुद्ध दवा खानी पड़ती है। समझे? गॉट इट और नॉट? आइए देखते हैं, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बस। इधर उधर की बातें छोड़े, इस पर आ जाए। जब ये चीजें हम करते हैं ना, हमने बताया ना कि कोई भी चीज आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसके विरुद्ध दवा खाना पड़ता है। अब का उसको दवा का नाम भी बता दे, इतना ध्यान लगा के बैठे हो। अच्छा चलो बता ही देते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं? साइक्लोस्पोरिन। ए नाम का हम साइक्लोस्पोरिन ए, ऐसे ही कर ले यार, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। साइक्लोस्पोरिन ए नाम की मेडिसिन हमें हमेशा लेनी पड़ती है, ताकि हमारा ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो। जब किडनी हम किसी को दान दे रहे हैं, लिवर दान दे रहे हैं, आई दान दे रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जो हम बाहर से हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तब उसको चाहती है कि इसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, हटा दूं, हमारे बॉडी में ना आए, तब उसके विरुद्ध के लिए इसे हम साइक्लोस्पोरिन ए नाम का मेडिसिन लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, जो अच्छा साइक्लोस्पोरिन ए मिलता कहां से? ट्राइकोडर्मा पालीस्पोरम नाम का एक फंगस होता है। ट्राइकोडर्मा पालीस्पोरम, ये ट्राइकोडर्मा पालीस्पोरम नाम का एक फंगस होता है, जिससे साइक्लोस्पोरिन ए निकाला जाता है। और यही हम हरदम हमेशा लेना पड़ेगा जिसने आर्गन डोनेट, जिसको आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी जिसने दूसरों की किडनी या दूसरों का लीवर या दूसरों का आंख अपने बॉडी में लगाया है, या दूसरों का हाथ लगा लिया है, या कोई ऐसी पार्टिकल जो कोई ऐसा अंग अपने अंदर लिया है दूसरों का, तो उसे साइक्लोस्पोरिन ए हमेशा लेना पड़ेगा। ये ट्राइकोडर्मा पालीस्पोरम नाम के फंगस से रिलीज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए।
किससे? ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम, जिसको ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। हालांकि इससे अभी आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बताता हूँ। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगस होता है। ये क्या? फंजाई होता है। आप जब पढ़ेंगे ना बाद में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया किंगडम में, तो यही है ड्यूटेरोमाइसिटीज के फंगस से ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम नाम का एक और रहता है, उसी से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हम प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसको मैं मिटा दूं? अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इसको मैं मिटाने का जहमत करता हूं दोस्तों। आइए मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। इसको मैं मिटा दूं ताकि अभी जब प्लेटिलेट्स के बारे में पढ़े तब उसे अच्छे से पढ़ ले जाएं। दोस्तों प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, इसका काम क्या होता है दोस्तों? ब्लड को क्लॉटिंग करना या कोआगुलेशन करना। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये इनका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या? ब्लड क्लॉटिंग, यानी हमारा खून ये जमाते हैं, खून का थक्का जमाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन। अब इसका मतलब क्या समझे? जब भी हमें कहीं कट लगता है तो हमारा ब्लड जो होता है वो मैक्सिमम 2 से 6 मिनट या 4 से 6 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाता है, जब जाता है। ये किस कारण होता है? ये थ्रोम्बोसाइट होता है ना, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन हमारा जो लिटिल फाइबर बनाते हैं उस जगह पर, और एक स्कम, रेड स्कम करल का एक झाग का जहां कटा हुआ रहता है उस पर एक थक्का जमता है और हमारे खून बहना बंद हो जाते हैं। तो उसमें कैल्शियम भी अहम रोल अदा करता है दोस्तों। तो ये ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन का काम करता है। ये इनके फंक्शन है, ये इनका जो फंक्शन है यानी काम है इनका, जो ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन करना। अब ये देखते हैं कि ये मिलता कहां से? थ्रोम्बोसाइट्स जो हमारे होते हैं ये बोन मैरो से मिलते हैं। कहां से? बोन मैरो, जो हम मोटी वाली हड्डी खाते नहीं है मांसाहारी बच्चे लोग, बकरे की चूस के नल्ला गिराते हैं उसमें से जो मलाई निकलता है, वही बोन मैरो है ये। तो बोन मैरो से मिलता है ये। कहां से? बोन मैरो। ये बोन मैरो से हमें मिलता है। ये मेगा कैरियोसाइट सेल से, किससे? बोन मैरो, बोन मैरो से मिलता है। और ये क्या है? मेगा कैरियोसाइट है, यानी मेगो फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट इसको हम कह सकते हैं। बोन मैरो से ऑब्टेन होता है हमें, ऑब्टेन फ्रॉम बोन मैरो। ये आप ले लें दोस्तों। प्लेटिलेट्स हमें या थ्रोम्बोसाइट, हमारा मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन। और ये मिलता कहां से? बोन मैरो से। हमारे अक्सर मैक्सिमम में कहां पाया जाता है? हमारे फीमर में, यानी कि जांग की हड्डी में। अच्छा, ये बोन मैरो या प्लेटिलेट्स, इसको हम क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। यानी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे सेल होते हैं, खुद एक सेल नहीं होता है प्लेटिलेट्स। तो ये रहा इसका फंक्शन। प्लेटिलेट्स रिलीज सर्टेन फैक्टर व्हिच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, जो हमने पहले बताया। ये जो प्लेटिलेट्स है कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ द प्लेटलेट क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, ये प्लेटिलेट्स की संख्या अगर कम हो गई, ये इनकी संख्या अगर कम हो गई, रिड्यूस नंबर हो गए, संख्या कम होने पर, संख्या इनकी जो है, संख्या जब अगर कम हो गई तब ये क्या होगा?
क्या होगा ये? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लॉटिंग डिसऑर्डर यानी कि ब्लड नहीं जमेगा। क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इनकी संख्या कम हो गई, प्लेटलेट्स कम हो गया, कहीं नहीं हथवा गोड़ों में दर्द हो तो भैया एकदम चक्कर आओ तो चली तो मैंने नहीं कहा तो कुछ डॉक्टर बताए सी प्लेटलेट्स कम होगा। तो ये जो डॉक्टर बताए सी प्लेटलेट्स कम हो गया है, डेंगू होगा है, डबल टाइफाइड होगा है बाबू। तो ये जो होगा है ये प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण हुआ है। समझ में आया? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं मिटा दूं ऊपर का ये हेडिंग। बस थोड़ी देर में ये चीजें समाप्त होने वाली हैं। या रहने दो, आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें, ताकि ये चीजें लोगों को भी पता चले कि कोई और भी है जो आसानी से आपको एनसीईआरटी बहुत सरल और सिंपल वे में समझा सकता है। दोस्तों बाय बाय।